welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो है हेरिडिटी, और हेरिडिटी रिलेटेड है इनहेरिटेड ट्रेट्स वर्ड से. सो इनहेरिटेड मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, जो हमने इनहेरिट किया है. ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स. ठीक, अब यहाँ पर आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है ईयर्स की. आप सब भी अपने अपने ईयर्स चेक करो. ईयर लोब्स, ये जो नीचे सॉफ्ट वाला पार्ट है ईयर का, इसे ईयर लोब कहते हैं. तो ईयर लोब कुछ लोगों में फ्यूज्ड है और कुछ में फ्री ईयर लोब्स हैं. ठीक, तो आपने अपने फ्रेंड का भी देखो और अपना भी देखो कि क्या वो बिल्कुल पास है, अटैच्ड है आपके इस साइड वाले चीक रीजन से, या वो थोड़ा फ्री है, लोब फ्री है. तो जल्दी जल्दी देख के देखो कि फ्रेंड का फ्यूज्ड ईयर लोब है या फ्री. अपना भी चेक करो. तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि इनहेरिट किया जाता है. कुछ लोगों में फ्री ईयर लोब होता है, कुछ में फ्यूज्ड ईयर लोब होता है. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, अब हम ये समझेंगे. What exactly do we mean by similarities and differences? We know a child bears all the basic features of a human being, but it does not look exactly same like its parents. जैसा मैंने चैप्टर के शुरू में बोला कि हमारा बेसिक बॉडी डिजाइन तो सबका सेम है, बट क्या हम सारे एक जैसे दिखते हैं, या मैं अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल सेम दिखती हूँ? नहीं, क्योंकि कुछ ट्रेट्स जो हैं वो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, और कुछ जो वो बेसिक डिज़ाइन बनते हैं. जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो वेरिएशन क्रॉप इन करती है. क्लियर? अब ये क्यों करती है, इसे समझाने के लिए रूल्स दिए गए, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट. और यहाँ पर नाम आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट का, जिनका नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल. सो जीजे मेंडल जो है, मेंडल की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जेनेटिक्स. सो ये जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, बेसिकली ये साइंस में जेनेटिक्स का हिस्सा माना जाता है. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लॉज दिए. अब वो लॉज हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम हायर क्लासेस में. सो लॉज को ना डिस्कस करते हुए उन्होंने किया क्या और कैसे पता किया इन ट्रेट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक. So the rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute practically equal amounts of genetic material. ऐसा ही होता है जब human beings की reproduction होती है तो sperm and ovum fuse करते हैं और equal amount of genetic material जो है दिए जाते हैं from the father and from the mother. तो हमारे अंदर आधा जो है traits, आधा DNA father से, आधा mother से आया हुआ है. Clear? So this means that each trait can be influenced. अब कोई भी ट्रेट है, चाहे मेरे बालों का कलर है, मेरी स्किन का कलर है, मेरी हाइट है, तो ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं दो डिफरेंट ट्रेट्स. चाहे वो फादर का ट्रेट कंट्रोल करे, चाहे वो मदर का कंट्रोल करे. ठीक, ये बात समझ में आई है? किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के होने के दो रीजंस हो सकते हैं. या वो इन्फ्लुएंस हो सकता है पैटर्नल डीएनए से, यानी कि फादर वाले डीएनए से, या वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या वो जीन या वो ट्रेट आया है मदर के डीएनए से. क्लियर? अब डीएनए क्या है, कैसे है, ये भी अभी हम देखेंगे. Thus for each trait there will be two versions of in each child. What will then the trait seen in the child be? तो कैसे पता चले भी कौन चाइल्ड के अंदर कौन सा ट्रेट दिखाई देगा. इसे समझाने के लिए मेंडल ने वर्कआउट किए थे कुछ मेन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक, पर मेंडल ने, अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, पहले इसे देख लेते हैं. सो ग्रेगर जॉन मेंडल वाज एजुकेटेड इन अ मॉनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया. ठीक, मॉनेस्ट्री में रहते थे, तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया, क्योंकि इन्हें साइंस पढ़ने का शौक था, बट मॉनेस्ट्री में रहते थे ओइंग टू फैमिली कंडीशंस, तो वहीं पर इन्होंने अपनी वो साइंस की जील जो है वो पूरी की. वो कैसे? फेलियर इन द एग्जामिनेशंस फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट. टीचर के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिला इन्हें, बट it did not suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery और वहीं के गार्डन में पीज उगाने शुरू किए, मटर. ठीक है जी. Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but
Mendel blended his knowledge of science and maths and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation, and this helped him to arrive at the laws of inheritance. तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हेरिडिटी और एवोल्यूशन में, जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने किया क्या, जैसा मैंने कहा मोनेस्ट्री में इन्होंने क्या किया, पीज पर, मटर के पौधों पर जो है वहां अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी शुरू की। सो ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स उन मटर के पौधों में देखे। ठीक, हम सारे के सारे तो नहीं देखेंगे, हम थोड़े देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। इन्होंने क्या नोटिस करना, क्या क्या ट्रेड्स को कंसिडर किया, कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना। भी 2 मटर के पौधे जो है वो क्रॉस फर्टिलाइज किए, तो अगली जनरेशन में मैं क्या कैरेक्टर ढूंढूं, क्या देख रही हूं मैं, कैसे ऑब्जर्व करूंगी। तो एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने रखे, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, राउंड रिंकल्ड सीड्स, टॉल शॉर्ट प्लांट्स, वाइट वायोलेट फ्लावर्स, इस तरह के 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने नोट किए थे। ठीक, He took pea plants with different characteristics. अब जो पहली बार उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की, वहां पर उन्होंने एक कैरेक्टर देखा, एक कैरेक्टर को स्टडी किया कि मैं सारे सातों के सातों इकट्ठे नहीं, पहले मैं इन प्लांट्स में ना एक ही कैरेक्टर को देखता हूं। तो इन्होंने स्टडी किया टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, यानी कि हाइट ऑफ प्लांट को जो है इन्होंने इस कैरेक्टर को स्टडी करना शुरू किया। सो ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, and produced progeny by crossing them and calculated the percentage of tall and short progeny. क्लियर। अब यहाँ पर एक ध्यान चीज में छोटा सा टर्म एक ऐड कर रही हूँ, ध्यान रखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, हो सकता है आपकी बुक में टर्म ना हो, पर समझ लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। क्लियर। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब हमने पी के अंदर, जब मेंडल ने एक ही कैरेक्टर देखा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने हाइट ऑफ प्लांट के कैरेक्टर को देखा, एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया, टॉल प्लांट या शॉर्ट प्लांट, कैरेक्टर तो टॉल हाइट का ही है। सो सच अ क्रॉस, जहां पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ना ये क्रॉस जरा ना हम खुद बना के देखते हैं, देखेंगे यहां पर कि किस तरह से ये काम करता है। पहले मैं आपकी बुक का आपको समझा देती हूँ, फिर हम खुद अपने आप इसको बनाकर देखेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए पहले बुक का देख लेते हैं। सो दिस मेंट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन एंड नॉट द मिक्सचर ऑफ टू। सो द क्वेश्चन वाज वर द टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन। अब यहाँ पर ना इन्होंने क्या किया है, देखो, एक ले लिया टॉल प्लांट और एक ले लिया शॉर्ट प्लांट, दोनों के सीड्स आए, इनको सीड्स को क्रॉस किया। ठीक है, तो ये जो पहली जनरेशन होती है इसको पी जनरेशन बोलते हैं, या हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट्स। ठीक, इनको क्रॉस किया तो जो पहली जनरेशन आती है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। नाम नहीं भी याद रहेगा तो नो प्रॉब्लम, जो पहली प्रोजेनी आई दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। क्लियर। अब F1 जनरेशन में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स जितने भी बने वो सारे के सारे टॉल बने। All plants were tall. This meant that only one of the parental traits was seen. अरे मैंने पेरेंट तो एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, बट जितनी प्रोजेनी आई, जितना ऑफस्प्रिंग्स आए, जो नेक्स्ट जनरेशन के जितने पौधे आए वो सारे टॉल आ गए। इसका मतलब एक पेरेंटल ट्रेट ही अपने आप को शो कर पाया, वो भी tallness वाला। Is that clear? So the next question was, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of parent generation? अब जो ये tall plants आए, क्या ये अपने बिल्कुल पेरेंटल जनरेशन जैसे थे या डिफरेंट थे? अब ये पता करने के लिए क्या करा, इन टॉल प्लांट्स को फिर से क्रॉस किया गया। So Mendelian experiments test this by getting both the parental plants and these F1 plants to reproduce by self pollination। जो वो plants बने, tall plants बने, उन्हें self pollinate कर दिया, यानी कि दूसरी जनरेशन भी वहीं से जो parental लिया वो वहीं से ही लिया, उसी जनरेशन से। The second generation और the F2 जनरेशन, अब इनके भी ऑफस्प्रिंग्स आए, इनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आई, उसे कहा F2 जनरेशन। फिर से सुनिए, यहां तक मैंने क्या कहा, मेंडल ने पी प्लांट्स को पढ़ा,
एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर लिया, वो लिया हाइट ऑफ द प्लांट, एक टॉल प्लांट ले लिया और एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, तो जो पहली जनरेशन आई दैट वाज F1 जनरेशन और वो सारे आए टॉल प्लांट्स। अब मेंडल के दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या ये टॉल प्लांट्स बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे टॉल हैं, अब इसे चेक कैसे करें? तो उन्होंने F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, ठीक है जी, सेल्फ पॉलिनेशन कराया एंड सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आई F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में क्या देखा उन्होंने कि सारे प्लांट्स टॉल नहीं थे, सारे प्लांट्स टॉल नहीं थे। अब ये क्या हो गया भाई, जब F1 में सारे टॉल आए तो F2 में क्यों नहीं आ गए? सो इंस्टेड 1/4 ऑफ देम वर शॉर्ट। उन्होंने देखा, क्योंकि मैथ्स भी जानते थे मेंडल, तो उन्होंने कैलकुलेट करा कि 1/4 जो थे ना वो शॉर्ट प्लांट्स थे। अरे दूसरा कैरेक्टर भी शो हो गया, पेरेंट टॉल और शॉर्ट था P जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या हो गया, 1/4 जो थे वो शॉर्ट प्लांट्स भी आ गए। ठीक, तो अब यहाँ पर हम जो है बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब मैं F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करा तो 1/4 जनरेशन ने दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर भी दिखाया एंड बाकी जो थे, जो 3/4 थे, उनमें टॉलनेस का कैरेक्टर आया। सो दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या कह रहे हैं मेंडल, ध्यान से सुनिए। F1 जनरेशन को हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया था, वहीं उनके ही ऑफस्प्रिंग्स, उनकी जनरेशन में शॉर्ट प्लांट्स आ गए। इसका मतलब भाई F1 के अंदर भी तो शॉर्टनेस वाला ट्रेट था, तभी तो उसके ऑफस्प्रिंग्स में आया। चलिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं क्यों बार बार इसे बता रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार इसे समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसे याद रखने में। चलिए, मेंडल ने क्या किया, पेरेंट जनरेशन ली, एक लिया टॉल प्लांट, दूसरा लिया शॉर्ट प्लांट, इनको दोनों को फर्टिलाइज कराया क्रॉस पॉलिनेशन से। पहली जनरेशन आई यानी कि F1 जनरेशन आई, वो आ गए सब टॉल प्लांट्स। अब इन्होंने इन्हीं टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराया एक और टॉल प्लांट से। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब वही टॉल प्लांट है, तो टॉल इनटू टॉल, ठीक है जी। अब जो F2 जनरेशन आई, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही ये है कि उसी प्लांट पर जो है पॉलिनेशन कराई। तो अब जो जनरेशन थी टॉल इनटू टॉल, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब यहाँ पर देखा गया कि 3/4 तो आ गए टॉल और 1/4 आ गए शॉर्ट। भाई ये शॉर्टनेस का कैरेक्टर कहाँ से आ गया? शॉर्टनेस का कैरेक्टर आया इस F1 जनरेशन जो कि अब पेरेंट का काम कर रही थी। इसका मतलब इस F1 के अंदर भी शॉर्टनेस का कैरेक्टर था, तभी तो एक्सप्रेस हुआ। ठीक, चलिए अब क्या कहता है मेंडल, दिस लेड मेंडल टू प्रपोज। यहां से मेंडल ने क्या प्रपोज किया, दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर एक्चुअली एक ट्रेट के 2 फैक्टर्स हैं जिन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। सो कोई भी कैरेक्टर है उसके 2 फैक्टर्स हैं। ठीक, तो यहां से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आज हम कहते हैं कि हमें एक कैरेक्टर, चाहे वो लेंथ ऑफ हेयर है या हाइट है इंडिविजुअल की, वो एक कैरेक्टर मदर से आ रहा है, एक कैरेक्टर फादर से आ रहा है, और इनमें से कोई एक इंडिविजुअल में शो हो जाएगा। अब कौन सा शो होगा ये भी देख लेते हैं, इसका भी आंसर देख लेते हैं। सो उन्होंने एक पैटर्न वर्कआउट किया। अब इस पैटर्न में उन्होंने क्या किया देखो, टॉल प्लांट लिया, कैपिटल T। अब मैंने 2 क्यों लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रेट के 2 जीन्स हैं। ठीक है जी, 2 फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रेट को, ये याद रखेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अब टॉल लिया तो इसका मतलब प्योर टॉल लिया, दोनों जीन्स टॉलनेस के थे। शॉर्ट के लिए ले लिया स्मॉल t। ध्यान से देखेंगे बेटा, सो कैपिटल T स्मॉल t इन्हें करा हमने पॉलिनेट, क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहां पर बन जाती है हमारी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में क्या देखा था मेंडल ने कि सारे टॉल हैं,
इसका मतलब यहाँ से कैपिटल टी आया और इधर से सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेल से आ गया कैपिटल टी, फीमेल से आ गया स्मॉल टी, और ये दिखने लगा टॉल प्लांट। इसका मतलब यहाँ पर ये कैपिटल टी जो है ये है एक डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस का ट्रेट डोमिनेंट है जिसने शॉर्ट वाले स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, तो ये बन जाता है डोमिनेंट ट्रेट। तो टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस। ऐसे और भी देखा उन्होंने, बाद में फ्लावर्स पर काम किया, सीड्स की शेप और कलर पे काम किया, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उन्होंने वो भी क्रॉसेस देखे, पर ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जहां पर एक ही कैरेक्टर देखा उन्होंने, विच वॉज हाइट ऑफ द प्लांट। टॉल लिया अपनी तरफ से, शॉर्ट लिया अपनी तरफ से, प्लांट्स आ गए, F1 प्लांट्स आ गए टॉल। अब उन्होंने कहा कि क्या ये अपने पेरेंट जैसे बिल्कुल टॉल है, तो चलो मैं इनको ही सेल्फ पॉलिनेट कराता हूं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या देखा उन्होंने, क्योंकि यहां पर दो फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उन्होंने ये देखा कि कैपिटल टी बना, ठीक जी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी। ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया? देखो क्या बोला था मेंडल ने, 1/4 शॉर्ट प्लांट्स मिले, मतलब यहां से अगर हम गैमीट्स अलग करें कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से अलग करें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक बार ये टी इन सबके साथ कंबाइन करेगा, एक बार ये स्मॉल टी इन दोनों के साथ कंबाइन करेगा। तो कैरेक्टर्स क्या बने, ये 4 प्लांट्स बने, 4 प्रोजेनी में 4 बने इस जनरेशन में प्लांट्स। 3 इसमें से टॉल दिख रहे हैं, 3 क्या दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, और एक दिख रहा है शॉर्ट। यही कहा था मेंडल ने कि ओनली 1/4 ऑफ देम वर शॉर्ट, 3/4 वर टॉल। ठीक, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इसे ध्यान रखेंगे कि जब उन्होंने F1 जनरेशन प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो 3 तो उसमें आए टॉल, एक आया कैपिटल टी स्मॉल टी, पर लगेगा तो टॉल ही, क्योंकि टॉलनेस ने शॉर्टनेस को डोमिनेट किया हुआ है, उसे दिखने नहीं दे रहा, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, और एक जो था वो शॉर्ट दिखा। तो मैं ये कह सकती हूँ 3:1 की रेशो रही, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। ठीक, ये है मेंडल का बहुत ही फेमस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ आएगा तो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर 2 कैरेक्टर्स देखे मेंडल ने, वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे पहले जब आपको पेरेंटल जनरेशन मिलती है आप वहाँ से गैमीट्स बनाइए। गैमीट्स का मतलब यानी कि जीन्स को अलग कीजिए। कैपिटल टी ये हमेशा कैपिटल टी ही देगा जीन, ये हमेशा स्मॉल टी ही देगा, और दोनों कंबाइन करेंगे तो F1 बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। बट जब यहाँ पर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स को, तो ये कौन सा जीन देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग जीन्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग जीन्स है, तो एक बार इस कैपिटल टी के साथ ये तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक, इस स्मॉल टी के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास 4 प्लांट्स बनते हैं जिनमें 3 टॉल हैं और 1 शॉर्ट है। दिस इज 3:1 रेशो, जिसे हम मोनोहाइब्रिड रेशो भी कहते हैं। In this explanation, both capital T and small t capital T are tall plants, while only one is a short plant. So in other words, a single copy of T, अगर कैपिटल T की एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो वो प्लांट क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। ठीक, a single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t. Short plant तब तक short नहीं दिखेगा जब तक उसमें small t और small t दोनों copies नहीं होंगी, क्योंकि अगर एक भी capital T हुआ तो वो plant हो जाएगा tall। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट हुआ, स्मॉल टी हो गया रिसेसिव, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन। बट जैसे दोनों रिसेसिव इकट्ठे हुए, स्मॉल टी
तो ये प्लांट शॉर्ट दिख रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर शो हो रहा है। तो रिसेसिव कैरेक्टर को दोनों फैक्टर्स सेम चाहिए, दोनों जीन सेम चाहिए टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। और डोमिनेंट को डोमिनेंट की एक कॉपी भी बहुत है उस प्लांट को क्या बनाने के लिए, उस प्लांट को टॉल बनाने के लिए। थोड़ा सा समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना, इसे एक बार अपने हाथ से जरूर बना के देखना। ठीक, अब ना हम एक चीज और देखते हैं। यहाँ आपकी बुक में ना एक पिक्चर दे रखी है, देखिए पर्पल फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर जो है, उन्हें क्रॉस फर्टिलाइज किया तो जो F1 जनरेशन आई वो आई पर्पल फ्लावर्स की। अब इसी F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया, जैसे वहां हमने टॉल को किया था, तो यहां पर हमने पर्पल को सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर से क्या हुआ, 3 पर्पल आए और एक वाइट आया। इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, जो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है वो पर्पल फ्लावर वाला जो कैरेक्टर था वो है डोमिनेंट, और वाइट वाला जो है वो है रिसेसिव। यानी कि वाइट के दोनों जीन्स, दोनों ट्रेट्स होने चाहिए टू बिकम अ प्लांट, टू शो दैट द कलर ऑफ द फ्लावर इज वाइट। पर पर्पल का अगर एक भी जीन प्रेजेंट है तो फ्लावर पर्पल ही होगा, क्योंकि पर्पल कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट इन केस ऑफ पी प्लांट। ठीक, ये बात क्लियर होती है? चलिए, थोड़ा सा मुश्किल है बट इसको करके देखेंगे तो आसान लगेगा। क्लियर? अब पी प्लांट्स के ऊपर काम करते हुए मेंडल ने और क्या किया, अब मेंडल ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करने की सोची। देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिया राउंड एंड ग्रीन सीड्स जो कि डोमिनेंट थे और उसको क्रॉस किया रिंकल्ड एंड येलो के साथ। चलिए मैं आपको ना ये वाला क्रॉस बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अगर हम पिछली स्लाइड पर वापस जाते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और यहाँ पर हम इसे करके देखेंगे। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में साथ करेंगे। तो मेंडल ने क्या देखा, राउंड सीड का जो कैरेक्टर है वो है डोमिनेंट। ठीक है, राउंड लिया उन्होंने और साथ में लिया ग्रीन। ग्रीन कैरेक्टर जो है स्मॉल वाई, ये थे क्या, रिसेसिव ट्रेट, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया। अब पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने लिया राउंड एंड ग्रीन, राउंड कैपिटल आर, ग्रीन स्मॉल वाई, और दूसरी तरफ इन्होंने लिया क्या लिया, रिंकल्ड स्मॉल आर एंड येलो सीड्स। येलो कलर जो था यहाँ पर डोमिनेंट था। क्लियर? तो अब उन्होंने इसको क्रॉस किया, किसे, रिंकल्ड येलो को राउंड ग्रीन से। अब जरा सोच के बताओ, इसके पास दोनों कैपिटल आर है, तो जब इसके गेमीट्स बनेंगे आर कौन सा हो सकता है इसके पास, सिर्फ कैपिटल आर ही। और वाई जीन कौन सा होगा, स्मॉल वाई, जो कि ग्रीन के लिए है। तो ये इसकी सीड बनी। इसका क्या बनेगा, इसमें से स्मॉल आर आ जाएगा और कैपिटल वाई आ जाएगा। अब जब ये फ्यूज करेंगे तो मेरी जो F1 यहाँ पर जनरेशन बनेगी इन केस ऑफ दीज पी प्लांट्स, उसके पास होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर? अब कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसका मतलब अगर एक भी प्रेजेंट है तो यहां पर ये होगा कौन सा, राउंड सीड। जरा y को देख ले, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y है और कैपिटल Y येलो के लिए, येलो डोमिनेंट है, इसका मतलब ये सीड हो जाएगा राउंड येलो। ये बात समझ में आती है? फिर से देखिए, राउंड एंड ग्रीन सीड लिए। अब आपकी बुक का आपको दिखाऊं क्रॉस, जो आपने पिक्चर देख रहे हो आप, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई लिया, राउंड येलो सीड बन गया। ये बनी हमारी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करना है, मतलब इस राउंड येलो को एक और राउंड येलो इसी प्लांट के साथ सेल्फ पॉलिनेट करा। तो जरा ध्यान से देखेंगे अब हमारे पास क्या बनता है। लाओ करके देखते हैं इसको। अब ना मैं यहाँ पर इरेज करती हूँ और मैं लेती हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जरा ध्यान से देखना, अब कैपिटल आर भी है यहाँ पर, स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो सेम प्लांट ही है। ठीक है,
कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है इस प्लांट के अंदर। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी पेयर कर सकता है किसी उसमें गैमीट के अंदर। ठीक, गैमीट के टाइम पर ये डिसाइड नहीं होता ना कौन सा जीन किसके साथ जाएगा। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मतलब कोई भी जीन जो है किसी दूसरे जीन के साथ स्टिक नहीं कर रहा है कि मैं कैपिटल आर के साथ सिर्फ कैपिटल वाई जाएगा, ऐसा नहीं है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। ठीक, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई गैमीट बना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैरेक्टर्स तो दोनों आएंगे ना, दोनों जीन्स आएंगे। ठीक, अब ये इस गैमीट्स बन गए। ऐसे ही दूसरे पेरेंट के भी बनेंगे, है ना, तो हम दूसरे पेरेंट के भी लिख लेंगे। यहाँ पे मैं ना एक स्क्वायर बना रही हूँ जिसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, नाम आप नहीं याद करोगे, जैसा मैंने कहा ये हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर हायर क्लासेस के हिसाब से नहीं बट अपने मतलब की चीज़ तो ज़रूर देखेंगे। चलिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये देखते हैं क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशंस देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। पहले ये सारा नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये पहले ज्वाइन करा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। फिर ये और ये ज्वाइन करेंगे, जो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि इस तरह के सीड्स बन सकते हैं, क्योंकि सीड्स के अंदर ये इनमें से कोई भी गैमीट जो है वो फ्यूज कर सकते हैं और सीड्स बनेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऊपर से देखो कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ध्यान से देखो, मैंने वही गैमीट्स इधर लिखे, वही यहाँ रखे। अब मैं सिर्फ इन बॉक्सेस को ज्वाइन कर रही हूँ, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। नीचे आ जाएंगे, ऊपर ये और ये इधर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये आप अपनी अपनी कॉपी में साथ बनाएंगे तो ही आपको समझ आएगा, सिर्फ मेरे बनाने से बेटा ये समझ नहीं आने वाला। तो मैं सिर्फ अब इन कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा लिख रही हूँ। इसके बाद आप जब एक बना लोगे ना तो आप एक मजेदार चीज देखोगे यहाँ पे। अब ये जब क्रॉस पूरा बना लिया, अब जरा ध्यान से ये देखना, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है, क्योंकि जिसके अंदर एक भी कैपिटल आर होगा वो राउंड सीड होगी, जिसके अंदर एक भी कैपिटल वाई होगा वो हो जाएगी येलो सीड। तो मैं राउंड और येलो को ना जरा टिक कर लेती हूँ। इसमें है, अरे वाह, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, क्योंकि एक भी आर कैपिटल हुआ तो वो राउंड सीड होगी, एक भी कैपिटल वाई हुआ तो वो क्या होगी, येलो सीड होगी। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, then I've got how many 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाते हैं, 9 ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 9 सीड्स जो हैं वो क्या है, राउंड है और येलो है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सीड्स ऐसे हैं जो कि राउंड और येलो हैं। अब देखेंगे, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, तो अगर दोनों स्मॉल आर हैं
तो वो सीड कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा रिंकल्ड सीड। तो हम रिंकल्ड वाले देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब ये कैसा सीड है, रिंकल्ड है और स्मॉल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। एक सीड ऐसा है जो कि रिंकल्ड ग्रीन है। 3 सीड्स ऐसे हैं मेरे पास जो कि रिंकल्ड येलो हैं। कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला। उसके अलावा बच गए 1 2 3, ये हैं राउंड, बट ये हैं कौन से, ये हैं हमारे पास राउंड एंड येलो। जब तक आप इसे अपनी कॉपी में खुद बनाकर नहीं देखेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक। चलिए आपकी बुक में से दिखाऊं, आपको बेटर हो जाएगा बुक में से समझना। देखिए यहाँ ये पिक्चर देख सकते हो ना, मैंने भी ऐसा ही करा, एक पुनेट स्क्वायर बनाया, फिर हमने कैपिटल आर देखा कैपिटल वाई के साथ भी, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। इस तरह के गेमीट्स इधर लिख लिए, इस तरह के इधर लिख लिए, फिर मैंने इन कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा करना शुरू किया तो देखा 9 सीड्स, इसमें से 9 तरह के ऐसे सीड्स हैं जो कि राउंड येलो हैं, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो हैं और सिर्फ एक रिंकल्ड ग्रीन है। तो रेशो क्या आ गई, 9:3:3:1। दिस इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड रेशो, ठीक। अब जरा आपकी बुक का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। What happens when pea plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred with each other? इनको जब हम रीड करते हैं, what do the progeny look like? They are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus dominant traits, capital R और capital Y. अब जब हम F1 progeny को जब हम self pollinate करेंगे, we'll get F2. A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seeds and some were short with wrinkled seeds. However, there would also be some F2 progeny that showed new combinations. यहाँ पर new combinations भी दिखाई दिए, ठीक। तो you can see as to how new combination traits were formed in F2 with the seed shape and seed color. तो सेकेंड जो हमने F करा है वो हमने सीड शेप और सीड कलर का डाइहाइब्रिड क्रॉस करा है, ठीक। सो दस टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड द राउंड सीड रिंकल्ड सीड ट्रेट आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहेंगे, ये ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे। क्लियर। तो ये है मेंडल के 2 इंपॉर्टेंट क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस होते हैं ये तो हमें मालूम है। क्या मालूम है हमें कि हर सेल के अंदर डीएनए है और इस डीएनए के अंदर इन ट्रेट्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसे हम बोलते हैं जीन्स। जैसा जीन मिलेगा वैसा कैरेक्टर शो होगा, वैसा ट्रेट शो हो जाएगा। सो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। डीएनए बाद में आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर हम अगर इस पी प्लांट की बात करें तो हो सकता है जो कलर बनाने वाला प्रोटीन हो वो उस स्पेसिफिक जीन से रिलेटेड हो, कि अगर वो जीन प्रेजेंट होगा तो ये कलर बनेगा, अगर वो जीन प्रेजेंट होगा तो टॉलनेस वाला जो है फैक्टर एक्सप्रेस होगा, राइट। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक। वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट हाइट कैन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हार्मोन, और उस हार्मोन को बनाने के लिए हो सकता है जो हमें प्रोटीन चाहिए वो कहाँ से बनता हो, इस स्पेसिफिक जीन से बनता हो। तो वो जीन बनेगा तो प्रोटीन बनेगा या हार्मोन बनेगा, और हार्मोन बनेगा तो प्लांट टॉल हो जाएगा। तो ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कैपिटल टी जीन जो है वो उस प्लांट हार्मोन को बनाने के लिए जरूरी है जो कि टॉलनेस प्रोवाइड करेगा। तो अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है इसका मतलब वो हार्मोन बनेगा, और वो हार्मोन बनेगा तो प्लांट टॉल दिखेगा। तो सेलुलर मैकेनिज्म है एक, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, वो ही सारे कैरेक्टर्स देते हैं। तो यहाँ पर हम पी प्लांट में भी यही देख रहे हैं। सो consider now an enzyme that is important for making this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. If the gene for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, अगर कोई alteration आ जाती है environment की वजह से या कुछ
error in DNA copying, तो the amount of hormone will be less and the plant will be short. Thus, genes control characteristics or traits. ये आप अंडरलाइन करेंगे. कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल कौन करते हैं? जीन्स, क्योंकि वो जीन्स किसी न किसी स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस से जुड़े हुए हैं जो कि उस प्लांट को वो पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड करता है. तो ये सारा काम जो करा था, ये करा था मेंडल ने डिस्कवर. ठीक है जी. So if the interpretations of Mendel experiments have been what we have been discussing are correct, then both the parents must contribute equal DNA to the progeny during sexual reproduction. So if both parents can help determine the trait in the progeny, both parents must be contributing a single copy of the same gene. कि अगर tallness का जीन है, suppose हम sexual reproducing organisms में देखें तो एक मदर से आ रहा होगा जीन और एक फादर से भी आ रहा होगा. ठीक. और ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट, सिर्फ एक ही होना चाहिए. ठीक है. दोनों जीन्स एक जर्म सेल में नहीं हो सकते, एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा. हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज? हमें मालूम है कि हम सब हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हमारे अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, है ना. और कई बार हमने बात की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 23 क्रोमोसोम्स मदर से आए, 23 फादर से आए. पर मदर फादर ने ये 23 बनाए कैसे? तो वो खास 23 क्रोमोसोम्स जो हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जर्म सेल्स में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में, यानी कि मेल्स के केस में स्पर्म्स में और फीमेल के केस में ओवम में. क्लियर? तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो. क्लियर? तो एक बार एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर ज़रूर पढ़ें, फिर कम टू दिस चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ठीक. चलिए अब मैं आगे समझा देती हूँ. सो हाउ डू जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो कैसे आधी बना सकते हैं? एक कॉपी कैसे लेते हैं? सिंगल सेट कैसे लेते हैं? और ये ही कैरेक्टर्स जो हैं हम एक्सप्लेन करेंगे, यही बात हम एक्सप्लेन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. Clear? So this is explained by the fact that each gene set is present and on not a single thread of DNA, but on separate independent pieces, each called a chromosome. अब जिसको तो रिप्रोडक्टिव चैप्टर याद है वो समझ सकता है. देखो ध्यान से, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है. ये जेनेटिक मटेरियल, अब मैं ये जर्म सेल की बात कर रही हूँ यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल की. जब इसने डिवाइड करना है तो ये जो हमारा डीएनए ना, ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाएगा. ठीक है जी. तो 46 के इस जर्म सेल में रह जाएंगे 23 बाय द प्रोसेस ऑफ मियायोसिस. सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है. ठीक. पर आज हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपने याद क्या रखना है कि जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इनके अंदर हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, हाफ सेट ऑफ जो है जेनेटिक मटेरियल होगा, ताकि वो बाद में कंबाइन कर सके किसके साथ? दूसरे सेट के साथ. और फिर प्रोजेनी में दोनों एक पर्टिकुलर ट्रेट के 2 जीन्स हैं, दोनों में से कौन एक्सप्रेस करेगा, उस तरह का ट्रेट आ जाएगा उस प्रोजेनी के अंदर. टॉल वाला जीन आ गया तो टॉलनेस, ड्वार्फ वाला आ गया तो डॉफनेस. तो इस तरह ह्यूमन बींग्स के भी अलग अलग ट्रेट्स हैं. ठीक. Thus, each cell will have 2 copies of each chromosome, one each from male and one for female parent. Every germ cell will take 1 chromosome from each pair and these may be of either maternal or paternal origin. ठीक है. तो 23 जो आ गए वो मदर से, 23 फादर से. ठीक. When 2 germ cells combine, sperms और ovum जब combine करते हैं, they will restore the normal number of chromosomes. फिर से 23 plus 23 46 हो जाएगा. In the progeny, ensuring the stability of DNA of species. पर DNA तो 46 क्रोमोसोम्स ही रहने चाहिए, तो फिर से वो हमारे अंदर 46 ही आ जाएंगे. अभी मैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, हम ह्यूमन बींग्स की. जो और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर होगा, तो उनमें भी आधा मदर से आधा फादर से वापस रिस्टोर हो जाता है. क्लियर? सो मदर फादर में जर्म सेल्स में यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में, स्पर्म्स और ओवम में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. क्लियर? चलिए. बट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स डू ऑल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क? वहां पर भी जो है जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है डॉटर के अंदर.
क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्या है, हम करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्लियर? चलिए चैप्टर पढ़ लेते हैं। पहले चैप्टर के इसमें क्या दे रखा है इस पैराग्राफ में, वी हैव डिस्कस्ड दैट टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि दोनों में वेरिएशंस आए हुए अपने पेरेंट्स से। सो डिफरेंट स्पीशीज यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर दिस, सम रिलाई एंटायरली ऑन एनवायरमेंट, कुछ एनिमल्स एनवायरमेंट की वजह से उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक, जैसे रेप्टाइल्स जो हैं उनमें टेम्परेचर से चेंज आ जाता है। बट whether the animals developing in eggs will be male or female, ये reptiles में कौन डिसाइड करता है, आसपास का टेम्परेचर। In other animals such as snails, individuals can change sex indicating that sex is not genetically determined. कुछ organisms जैसे snails ये sex change कर लेते हैं, इसका मतलब sex genetic से related नहीं है, inheritance से related नहीं है। However, in human beings, the sex of individual is largely genetically determined. हमारे genes decide करेंगे, हमारे chromosomes decide करेंगे कि कोई भी human being male होगा या female होगा। वो कैसे, वो अब देखेंगे हम। So in other words, the genes inherited from our parents decide whether we'll be boys or we will be girls. ठीक, so if that is the case, then how can genetic inheritance determine sex? अब हम इस बात का, इस सवाल का जवाब देंगे। जैसा मैंने कहा, हम ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 में से 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स यहाँ आपने देखा है, ऑटोसोम्स वो जो कि हमारी जनरल बॉडी कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। बट एक पेयर यानी कि 45 और 46 क्रोमोसोम हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो हैं X और Y। ध्यान से सुनिए, आउट ऑफ द 46 chromosomes that we the human beings have, 22 pairs, that means 44 chromosomes are autosomes, but one single pair is a sex chromosomes which can be either X or it can be XY। मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर वो जो लास्ट वाला पेयर है ना क्रोमोसोम्स का, वो होगा XX। पर अगर कोई मेल है तो उसके अंदर वो 44 के बाद जो लास्ट पेयर बच गया वो होता है XY। ठीक, बोथ X इन केस ऑफ फीमेल्स, यहां मैं फीमेल का सिंबल डाल देती हूं, एक X और एक Y इन केस ऑफ मेल्स। Y जो है वो बहुत ही छोटा साइज का क्रोमोसोम होता है। सो व्हेन वुमेन आर XX एंड व्हाइल मेन आर XY। अब क्या होगा, अब हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। ऑटोसोम्स जो हैं वो जेनेटिकली इनहेरिटेंस में उसकी बात नहीं करेंगे। हम जब सेक्स डिटरमिन करें तो हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। देखिए, मेल में XY, फीमेल में XX फ्यूज किया। अब इस स्पर्म में आधे स्पर्म्स X कैरी करेंगे, X क्रोमोसोम, आधे स्पर्म्स कैरी करेंगे Y क्रोमोसोम। मेल में यही होगा, जब स्पर्म्स बनेंगे तो आधे स्पर्म्स होंगे X क्रोमोसोम कैरी करने वाले, आधे होंगे Y कैरी करने वाले। फीमेल में दोनों जो हम ओवम बनेंगे उन सब के अंदर X क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि फीमेल तो है ही XX, तो उसमें तो सिर्फ X क्रोमोसोम होगा। मेल्स में होंगे XY। अब ये चांस की बात है कि ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो क्या X और X फ्यूज कर गए या X और Y फ्यूज कर गए? अगर X और Y फ्यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मेल बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर Y क्रोमोसोम आ गया। अगर दोनों X फ्यूज कर गए तो वो बन जाएगा फीमेल ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। फिर से देखिए, यहाँ आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है मेल XY, तो इनके स्पर्म्स आधे X आधे Y जो गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। फीमेल में ओवम बनेंगे, उनमें सिर्फ X क्रोमोसोम ही होगा। एंड एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन अगर X के साथ X फ्यूज करा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, और अगर X के साथ Y फ्यूज करेगा तो बन जाएगा मेल ऑफस्प्रिंग, और इसके चांसेस 50-50 होते हैं। क्लियर? सो a child who inherits an X chromosome for her father will be a girl and one who inherits Y chromosome from the father will be boy.
ठीक, तो एक्स वाई एक्स एक्स ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने आज यहाँ नई भी सीखी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। और इस क्लास के हिसाब से भी हेरिडिटी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ न्यू फ्रेश टॉपिक, बट एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपको एक एडवाइस है, जब तक आप मेंडल के मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस अपने आप नहीं बनाकर देखेंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो डू प्रैक्टिस एट होम। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।